हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्रेया है और आज हम लोग न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। न्यूक्लियोफिलिक जिसको कि नाभिक स्नेही भी बोलते हैं और हमारी हिंदी मीडियम की बुक्स में, इंग्लिश मीडियम की बुक्स में इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज देखते हैं हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्यारे बच्चे, मैं अपने टॉपिक को आज शुरू करूं उससे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है। अब तक एक सवाल बच्चों के दिमाग में हमेशा से गूंजता रहा है कि हमें ऑर्गेनिक रिएक्शंस या फिर रसायन विज्ञान की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको रटना पड़ता है। तो बच्चे, अगर आप रटने से बचना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही राय रहेगी कि क्रिया विधियों को समझना बहुत जरूरी है और उन पे अच्छी पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। तो आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, आज हम लोग लेकर चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से अभिक्रियाओं को हम समझ सकते हैं और उन पे पकड़ बना सकते हैं। तो देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्यारे बच्चे, कहीं कहीं पर आपको हिंदी मीडियम की बुक्स में आपको न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, जिसको हम SN से डिनोट करते हैं। एंड ये आपकी तीन टाइप की होती हैं। तीन टाइप मतलब SN1 क्रियाविधि, SN2 क्रियाविधि और SN3 क्रियाविधि। तो जब आप SN1 क्रियाविधि की बात करोगे तो इसमें जो 1 है ये आपकी आणविकता के बारे में बात हो रही है। अगर आपकी कोई भी रिएक्शन की जो रेट है या फिर दर है वो अगर एक अणु पर या फिर एक आणविक स्तर पर डिनोट हो रही है तो उसे हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक। दूसरा है SN2 क्रियाविधि। इसका मतलब आपकी जो अभिक्रिया की दर है वो दो मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड कर रही है, उसकी आणविकता 2 है और इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, द्विअणुक न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, या फिर इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। गाइस, एक इसमें बहुत स्पेशल सा थर्ड टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं SNI क्रियाविधि। SNI क्रियाविधि जो कि आपकी आंतरिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर आंतरिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाता है। क्या होता है ये आंतरिक? इसमें आपको कहीं भी बाहर से लाकर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं कराना होता है। इसमें आक्रमणकारी न्यूक्लियोफाइल आपके उस सबस्ट्रेट के अंदर ही या फिर उस अभिकर्मक के अंदर ही उपस्थित होता है, जो कि खुद कट होता है सबस्ट्रेट से और बाद में आकर वापस से अटैक करता है। एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझेंगे। फिलहाल नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को साधारणतः अगर हम प्रस्तुत करें तो एक जनरल रिएक्शन मैंने आपके सामने रखी हुई है, उसको देखने की कोशिश करेंगे और उसे समझेंगे। मैंने लिखा है R डैश, जो कि आपका एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, R डैश Ly प्लस Nu माइनस एरो RNu प्लस Lg माइनस। ओके, यहाँ पर जो R है ये आपका एल्किल ग्रुप है। एक आपने सबस्ट्रेट लिया है, एक आपने अभिकर्मक लिया है, तो उसमें एक तो आपके पास एल्किल ग्रुप है और एक आपके पास लीविंग ग्रुप है। गाइस, ये जो Lg है ना, ये आपका लीविंग ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को दिखाएंगे या फिर इस अभिक्रिया का मैकेनिज्म लिखेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि जो आप अभिकर्मक यूज कर रहे हो उसमें एल्किल ग्रुप और स्पेशली एक लीविंग ग्रुप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसमें एक ग्रुप हटेगा तो दूसरा ग्रुप वहां पर जाकर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा या फिर वहां पर जाकर अटैच होगा। राइट। अब किसी भी सब्स्टिट्यूशन के लिए या फिर किसी भी प्रतिस्थापन के लिए एक ग्रुप को तो हटना पड़ेगा ना गाइस, तो उस ग्रुप को हटने के लिए लिविंग ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। क्यों? लिविंग ग्रुप होगा वही हट सकता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ये लिविंग ग्रुप होते कौन से हैं? प्यारे बच्चे, जितने भी दुर्बल क्षार होते हैं, जिसे बोलते हैं वीक बेस, वो आपकी लिविंग ग्रुप होते हैं। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप कोई भी रिएक्शन करेंगे तो उसमें एल्किल ग्रुप और लिविंग ग्रुप है तो आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से आपका जो सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, लिविंग ग्रुप आपका चला जाएगा और यहाँ पर जो डिफिशियंसी या फिर जो यहाँ पर कमी रह जाएगी वहां पर आपका न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ जाएगा। चलिए इसे क्रियाविधि से समझने की कोशिश करते हैं, कैसे होती है इसकी रिएक्शन की मैकेनिज्म।
प्यारे बच्चे, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म को हम समझ रहे हैं, जिसे हम एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। यह 2 चरण में होती है। इसका पहला चरण होता है आयनाइजेशन स्टेप, जिसको कि हम आयनीकरण स्टेप भी बोलते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा और चीजों को समझने का भी ट्राई कीजिएगा। देखिए, आपके सामने एक सबस्ट्रेट है जिसमें कि 3 एल्किल ग्रुप्स हैं, एक R1 है, एक R2 है और एक R3 है। एंड ये जो X है गाइस, ये X आपका लिविंग ग्रुप है, और लिविंग ग्रुप क्या करेगा, अपनी जगह को छोड़ेगा। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड का टूटना संभव होगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ये लिविंग ग्रुप अपने साथ लेकर जाएगा। अब जब ये लिविंग ग्रुप अपने साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अपन का कार्बन है ना, इस पर डिफिशियंसी या फिर कमी पैदा हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी पैदा हो गई। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स की कमी पैदा हुई, क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे या फिर शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको साथ में लेकर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो क्या हुआ, जैसे ही ये लिविंग ग्रुप यहाँ से हटा, तुरंत का तुरंत वहां पर क्या हुआ, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो बस मैंने वही दिखाया है आपको कि यहाँ पर आपके पास कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, इसको हम बोलते हैं कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, और बाकी हिंदी में आप इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हो, कार्बोकेटाइन। ओके, या फिर कार्बोधनायन बोल लो। ठीक, एक चीज और समझना बहुत जरूरी, प्यारे बच्चे, जो हम डैश से अपना बॉन्ड दिखाते हैं, ये हमारा पीछे वाला बॉन्ड होता है, और जो हम सॉलिड बॉन्ड दिखाते हैं, ये लाइक दिस, तो ये हमारा सामने वाला बॉन्ड होता है। मतलब अगर मेरे सामने जो बॉन्ड पड़ेगा वो कौन सा पड़ेगा, R3, और जो मेरे पीछे बॉन्ड पड़ रहा है, जो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, वो कौन सा होगा, वो डैश वाला होगा। समझ गए? तो इस तरीके से आपका ये एक कार्बोकेटाइन बन गया, और ये आपका एक मध्यवर्ती कहलाएगा। अभिक्रिया का मध्यवर्ती क्या बना है, इसमें कार्बोकेटाइन बना है या फिर कार्बोधनायन बना है। बच्चे, ये जो आपकी अभिक्रिया की दर है, किस पर डिपेंड कर रही है, स्टेप 1 पर डिपेंड कर रही है। इसमें आपसे मैंने न्यूक्लियोफाइल की बात करी नहीं है। इसका मतलब आपकी जो अभिक्रिया की दर है वो न्यूक्लियोफाइल के सांद्रण पर या फिर न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करती। क्लियर, पहली चीज आपको समझ में आ गई है। दूसरी चीज, जो हमारा ये पहला आयनीकरण स्टेप है, आयनीकरण चरण है, ये बहुत धीरे होता है। क्यों धीरे होता है, बात को ध्यान से समझना। जब आपका लिविंग ग्रुप जा रहा है तो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है। एंड बच्चे, हमको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो इसको टूटने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होने वाली है, और जब बहुत ज्यादा एनर्जी की नीड होने वाली है तो क्या होगा, ये स्टेप आपका स्लो होगा, और इस स्टेप को हम बोलते हैं रेट डिटर्मिनेशन स्टेप या फिर अभिक्रिया की दर वाली स्टेप। क्लियर? सेकेंड चरण में हमारा क्या होगा, बंध का निर्माण होगा या फिर बॉन्ड फॉर्मेशन स्टेप जिसे बोल सकते हैं। फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन कर लिया आपने। इस आयनाइजेशन से आपको क्या मिला, इंटरमीडिएट मिला, या फिर इसको बोल सकते हैं मध्यवर्ती मिला, जो कि आपका एक कार्बोकेटाइन था। क्या था, कार्बोकेटाइन था। ध्यान रखना, क्या था ये, कार्बोकेटाइन था। और ये कार्बोकेटाइन किस तरीके का है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो ध्यान से देखो, ये तो हो गया आपका ट्राइगोनल, और ये जो 2 लोब्स आ रहे हैं, ये आपका क्या बना रहे हैं, बाइपिरामिडल। तो आपका जो मध्यवर्ती बना है, जो इंटरमीडिएट आपका बना है, वो क्या है, कार्बोकेटाइन है, और ये आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्यामिति का है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। सेकेंड पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अब जब हम बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, बंध का निर्माण करेंगे, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप है, इसमें क्या होगा, प्यारे बच्चे, जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में आपने मध्यवर्ती को पाया, वही मध्यवर्ती यहाँ पर हमने लिया है, और इस पे आपका एक न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। अब दिमाग में आपके सवाल आएगा, क्यों करेगा भाई? सुनो ना, यहाँ पर कार्बन पर आपके
क्या है, डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और हमारे को पता है कि क्या होता है जब किसी भी चीज की हमारे पास कमी होती है। लाइक इमेजिन करो कि मेरे पास घर नहीं है, तो मैं डिस्परेटली नीड करूंगी कि मेरे पास घर होना चाहिए, राइट। और उस घर को पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। या फिर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं उसको पाने के लिए बहुत मेहनत करूंगी कि जिससे कि मैं और ज्यादा अर्न कर पाऊं। समझ पा रहे हो आप मेरी बात? लाइक दिस, ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में होता है। केमिस्ट्री में क्या है कि आपके कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, अब उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, है ना। ये अपने को न्यूट्रलाइज करेगा। उसके लिए क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन को डोनेट कर देगा। ओके एंड हमको पता है कार्बन के पास क्या होती हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होती हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, ये दो फेजेस में करेगा, राइट। कौन कौन से दो फेज हो सकते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट लोब में ट्रांसफर कर दे, या फिर अपने सेकेंड लोब में अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दे। दो कंडीशन बन गई। तो बस ध्यान रखना, इन्हीं दो कंडीशंस पर अटैक होगा। फिर क्या हुआ, इस न्यूक्लियोफाइल ने जब अटैक किया फर्स्ट लोब पर, तो क्या हुआ, आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक हो गया, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ अटैक हो गया, अटैच हो गया। एंड दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनी कि इसी न्यूक्लियोफाइल ने अपने इलेक्ट्रॉन्स जब सेकेंड लोब को दिए, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपका न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। समझ पा रहे हो? और क्या हुआ, आपका कार्बन न्यूट्रलाइज हो गया। कुल मिला के आपके पास 50-50% दो स्ट्रक्चर्स मिले। एक तरफ न्यूक्लियोफाइल आपके राइट हैंड की तरफ है, और दूसरी तरफ आपका न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट हैंड की तरफ है। गाइस, जब आपके कुछ इस तरह के दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होते हैं, देखो ये जो आपके दो पिक्चर्स हैं, ये कैसी है, दोनों के ज्योमेट्री मिरर इमेज है एक दूसरे की, बट नॉन सुपर इम्पोजिबल है। इसका मतलब ये अपनी ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन को शो कर रहे हैं। और इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, D+L मिक्सचर। क्या बोलेंगे, D+L मिक्सचर या फिर D+L मिश्रण। ठीक, प्यारे बच्चे, हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम रेसिवाइजेशन की बात करते हैं या फिर D+L मिक्सचर की बात करते हैं, तो जो क्वांटिटी होगी वो दोनों प्रोडक्ट्स की 50-50% होगी। और जब 50-50% होगी, ऐसा कोई भी कंडीशन जहां पर आपके ऑप्टिकल फॉर्मेशन हो रहा है, दो आइसोमर्स बन रहे हैं और दोनों की क्वांटिटी 50-50% या फिर इक्वल है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, अगर क्वांटिटी इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन। तो क्या बने, आपके दो रेसिमिक मिक्सचर्स बन गए। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि हमारी SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकेंड बंध चरण, ठीक है, जिसमें आपके बंधों का निर्माण होता है और आपको रेसिमिक मिक्सचर या फिर D+L मिक्सचर्स मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, अभिक्रिया का वेग। बच्चे, काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन की बात करें या फिर अभिक्रिया के वेग की बात करें, तो किस पे डिपेंड करता है, अभिक्रिया की दर, सॉरी ये अभिक्रिया की दर होना चाहिए। अभिक्रिया की दर आपकी किस पर डिपेंड करेगी, देख लेते हैं। तो मैंने लिखा है R=K सबस्ट्रेट 1। जिस सबस्ट्रेट पर आपका डिपेंड कर रहा है, देख लेते हैं। हमारे फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ एक ही तो सबस्ट्रेट लिया है ना, जिस पर आपका रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, रिएक्शन रेट डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो हमने क्या लिखा, सबस्ट्रेट और नंबर 1 इसलिए लिखा क्योंकि यही इसका ऑर्डर हो गया। तो इसीलिए कोटि क्या हो गई या फिर इसके रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया, 1 हो गया। और जो इसका ऑर्डर है वही इसकी आणविकता है या फिर मोलैरिटी, सॉरी मॉलिक्यूलैरिटी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो ऑर्डर है या फिर इसकी मॉलिक्यूलैरिटी है वो क्या है, एक है। तो आपको पता चल गया कि SN1 रिएक्शन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होता है। ये एक आणविक अभिक्रिया है, ठीक है। और इसमें हमारा जो मध्यवर्ती बना था वो क्या बना था, कार्बोकेटाइन, जो कि मैंने आपको पीछे यहाँ पर दिखाया। समझ में आया? इतने में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। गाइस, जब हमारी कोई भी रिएक्शन होती है तो हमारी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है क्या बनेगा और रिएक्शन किधर डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, वो किस पर डिपेंड करता है,
स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट या फिर मध्यवर्ती के स्थायित्व पर डिपेंड करता है। तो बस वही चीज मैंने लिखी है, SN1 की प्रतिक्रिया या फिर रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकेटाइन का स्थायित्व। मतलब अगर आपको SN1 की प्रतिक्रिया देखनी है या फिर SN1 की रिएक्टिविटी देखनी है तो वो हमेशा किसके अनुक्रमानुपाती होती है, वो कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के, कार्बोकेटाइन के, गाइस ये धनायन होना चाहिए, कार्बोकेटाइन के स्थायित्व के समानुपाती होती है। तो बस मैंने इस चीज को आपके सामने समझा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। अब मैंने आपके सामने कुछ इंटरमीडिएट्स रखे हैं जो पॉसिबल इंटरमीडिएट्स हैं, जनरली रिएक्शंस में बनते हैं। तो क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आप समझो जरा। एक इंटरमीडिएट है जो कि जिसकी ज्यामिति है ट्राइगोनल प्लेनर, दूसरा इंटरमीडिएट है जिसकी ज्यामिति है पिरामिडल, तीसरा इंटरमीडिएट जिसकी ज्यामिति है प्लेनर एंड दिस लीनियर। तो ये चार मैंने आपको दिखाए हैं। प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपका इंटरमीडिएट जो बन रहा है उसकी ज्यामिति अगर पिरामिडल है या फिर प्लेनर है या फिर लीनियर है, अगर ये तीन आपकी ज्यामिति बन रही है, ठीक है, किसकी, इंटरमीडिएट की या फिर अभिक्रिया की मध्यवर्ती की, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट मिलेगा, जो भी आपको उत्पाद मिलेगा रिएक्शन का, वो अस्थायी होगा। क्यों? क्योंकि आपके ये जो इंटरमीडिएट है ये अस्थायी इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है, जबकि जो हमारा ट्राइगोनल प्लेनर इंटरमीडिएट होता है ये स्थायी होता है। इसीलिए हमेशा हमें ये कोशिश करनी होती है रिएक्शन के टाइम पर कि जब हम इंटरमीडिएट बना रहे हैं, मध्यवर्ती बना रहे हैं, तो हमारा मध्यवर्ती ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनना चाहिए। क्लियर? तो वही हमने लास्ट में किया था, हमारे लास्ट रिएक्शन में क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा क्या बना है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना है, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर ट्राइगोनल प्लेनर अगर आपका बनता है तो आपको ध्यान रखना है कि ट्राइगोनल वाली अगर आपकी ज्योमेट्री बन रही है इसका मतलब आपका स्थायी कार्बोकेटाइन बन रहा है, ठीक है, और आपका जो मध्यवर्ती है वो स्थायी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और हम बात कर लेते हैं स्थायित्व की, कि कार्बोकेटाइन का स्थायित्व की जो कोटि होती है या फिर ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन होता है वो आप कैसे पता लगाओगे। देखो मैंने आपके सामने कुछ टर्म्स रखे हैं, एक कार्बोकेटाइन, दूसरा कार्बोकेटाइन, तीसरा कार्बोकेटाइन एंड चौथा कार्बोकेटाइन। प्यारे बच्चे ये जो हमारा नीचे वाला साइड है ये तो सब में इक्वल है, बस हमने ऊपर जो ग्रुप अटैच किए हैं वही तो डिफरेंट है ना, और तो सब सेम है। तो आपको क्या देखना है कि हमारा जो ग्रुप अटैच है वो किस तरीके का ग्रुप है। दो तरह के ग्रुप होते हैं ना, एक वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। दूसरे तरह के ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करते हैं, जिनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो बस हमें ये देखना होगा कि किस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप हम लोग के साथ अटैच हैं। तो देखो इस कार्बन में NH2 अटैच्ड है और हमको पता है कि जो हमारा NH2 होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग बहुत आसानी से कर देता है। क्यों? क्योंकि यह अधिक विद्युत ऋणात्मक नहीं होता, ठीक है, ये कम विद्युत ऋणात्मक होता है। तो क्या करेगा, अपने ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स है फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या करेगा, डोनेट कर देगा, किसको, जिस कार्बन के पास डिफिशियंसी है या फिर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और कोशिश करेगा कि कार्बन को तब तक इलेक्ट्रॉन्स दे जब तक कि वो न्यूट्रलाइज ना हो जाए। तो बस आपका NH2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को त्याग कर रहा है, कार्बन को दे रहा है, इसका मतलब आपका कार्बन क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। और जैसे ही कार्बन न्यूट्रलाइज हो रहा है इसका मतलब स्थायित्व की तरफ जा रहा है, तो ये सबसे ज्यादा स्थायी हो गया। दूसरा देखो OH अगर ग्रुप जुड़ा हुआ है, हमको पता है कि ऑक्सीजन हमारा अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स देगा बट बहुत मुश्किल से देगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये इस कार्बन को अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देना तो पसंद करेगा बट बहुत मुश्किल से, बहुत बहुत इंसिस्ट करोगे तभी आप उसके इलेक्ट्रॉन्स देगा। क्लियर? और इस वजह से ये NH2 के कंपेयर में कम स्थायित्व वाला कार्बोकेटाइन है।
बिल्कुल इसी तरीके से फ्लोरीन की अगर बात करें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर विद्युत ऋणात्मक कौन होता है? फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल देने को तैयार ही नहीं होगा। वो क्या करेगा? कार्बन से और उल्टा इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, और जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो क्या होगा? कार्बन बेचारा और खाली हो जाएगा। मानो कि मैं गरीब हूँ और आपने मुझसे और पैसे ले लिए, तो मैं तो कंगाल हो गई ना। तो बस वही सीन बेचारे के साथ हुआ है। कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कम थे और फ्लोरीन आया जो कि बहुत ज्यादा टाइप चीज है, और उसने क्या किया है? अपनी पूरी पावर का यूज किया है और उससे इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब जो थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी इस कार्बोकेटाइन के पास वो भी छीन ली। समझे मेरी बात को? तो बस इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जिस भी कार्बोकेटाइन पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला ग्रुप अटैच होता है, वो कार्बोकेटाइन अधिक स्थायित्व वाले होते हैं। इसी वजह से हमारा जो फर्स्ट कार्बोकेटाइन है ये हाईली स्टेबल है, सबसे अधिक स्थायी वाला है, उसके बाद OH वाला है, उसके बाद फ्लोरीन, एंड सबसे लास्ट में आपका हाइड्रोजन वाला। इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो मैंने आपके सामने सभी की वैल्यूज भी लिख दी है, किसकी स्टेबिलिटी कितनी है। तो इसकी कितनी है? 80 है, इसकी 51 एंड इसकी 60 किलो कैलोरी। क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, 6 किलो कैलोरी। क्लियर? या नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चल रहे हैं, एंड मैंने आपके सामने इस क्रियाविधि की स्टीरियो समझाने की या फिर स्टीरियो केमिस्ट्री समझाने की कोशिश की है। गाइज, ये हमारा आपके सामने एक अभिकर्मक है, देख पा रहे हो आप ध्यान से, और इस अभिकर्मक में आप क्या देख रहे हो कि आपके पास 3 एल्किल ग्रुप हैं। क्या है? 3 एल्किल ग्रुप है और एक लीविंग ग्रुप है जिसको कि मैंने X से शो किया है। क्लियर? इतने में तो कोई डाउट नहीं है। तो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये लीविंग ग्रुप तो यहाँ से निकल जाएगा, और जब ये लीविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ में लेकर निकलेगा। एंड गाइज, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा ये अभिकर्मक होगा ये आपका असममित कार्बन सेंटर होगा। कैसा होगा? असममित कार्बन सेंटर होगा। ठीक है? जिसको कि आप इस तरीके से समझ सकते हो, असममित कार्बन सेंटर कौन से होते हैं? जिनके पास सारे जितने भी ग्रुप्स उसमें अटैच है वो सारे डिफरेंट होने चाहिए। मतलब R1, R2, R3 ये चारों एल्किल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। मतलब R1 इज नॉट इक्वल टू R2 इज नॉट इक्वल टू R3 इज नॉट इक्वल टू लिविंग ग्रुप। क्लियर? अगर ऐसी कंडीशन है इसका मतलब आपका कार्बन जो है वो असममित कार्बन है। ठीक? कार्बन सेंटर है। लिविंग ग्रुप निकला, जैसे ही आपका लिविंग ग्रुप अपनी जगह छोड़कर जाएगा इस कार्बन पर डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी, है ना? तो इस कार्बन पर डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी, एंड मुझको पता है कि जैसे ही हमारा ये लिविंग ग्रुप जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर जाएगा साथ में, इसलिए इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। हमको ये बात भी अच्छे से पता है कि हमारे इस कार्बन के पास वैकेंट p ऑर्बिटल्स होती हैं, तो हमने वैकेंट p ऑर्बिटल्स बना ली। एंड गाइस, एक बार फिर से देखो कि जो हमारा ये कार्बोकेटाइन बना है कैसा बना है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बना है। इसका मतलब ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है, स्थायी कार्बोकेटाइन बना है। समझ में आ गई इतनी बात? अब फिर से क्या होगा? इस न्यूक्लियोफाइल के पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि ये यहाँ से भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। तो बस मैंने दोनों कंडीशन बना दी कि जब इसने ऊपर वाले लोब को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो आपका न्यूक्लियोफाइल ऊपर को अटैच हो गया, और जब इसने नीचे वाले लोब को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो नीचे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। कुल मिला के 50-50% के 2 मिक्सचर बन गए, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन या फिर D+L मिक्सचर। क्लियर? तो ये था हमारा स्टीरियो। गेटिंग? गाइस, आगे भी मैंने बहुत सारी चीजें दी हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने रखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये हमारा असममित कार्बन सेंटर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास इसमें डिफरेंट सारे ग्रुप्स नहीं है। पीएच हमारे 2 पीएच हो गए ना, इसका मतलब ये असममित कार्बन सेंटर नहीं है। ध्यान रखना आप। तो इसमें क्या होगा? ऐसी कंडीशन जिसमें असममित कार्बन सेंटर नहीं होता उसमें कोई स्टीरियो नहीं होती। क्लियर? उसमें आपके D एंड L तो बनेंगे पर उसके कोई स्टीरियो नहीं है। क्लियर? देखो,
ब्रोमाइन निकला यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, फिर से कार्बोकेटाइन बन गया एंड फिर से आपका जो OH है एज अ न्यूक्लियोफाइल हम इसने क्या किया है, आपका अटैक किया है। तो उसकी दो कंडीशन है, या तो ऊपर से करे या नीचे से करे। तो बस इसने ऊपर वाले लोब से अटैक किया तो ये कंडीशन, एंड नीचे वाले लोब से किया तो ये कंडीशन। बस आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा कार्बन सेंटर असममित कार्बन सेंटर नहीं होता तो कोई भी स्टीरियो नहीं होती। अब हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। गाइस जो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, कुल मिला के अब इसको हमें एट लास्ट ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है SN1 रिएक्शन, देखो जरा, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिएक्शन दिखाया है, अभिक्रिया की गति दिखाई है, और यहाँ पर हमने क्या दिखाया है, मुक्त ऊर्जा दिखाई है, जो कि ऊर्जा आपकी मुक्त हो रही है। क्योंकि हमको पता है ना कि हमारी जो ये रिएक्शन होती है SN1, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो अभिकर्मक हमने लिया, अभिकर्मक क्या है RX, और X यहाँ पर क्या है लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो RX हमने एक अभिकर्मक लिया, इसने क्या किया, जब ये एक एनर्जी को इसकी नीड हुई, क्यों नीड हुई एनर्जी की, क्योंकि इसने लिविंग ग्रुप ने निकलना है और सिग्मा बॉन्ड ने टूटना है, और जब सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी की नीड होगी। तो बस उसी EA एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको कि हमने EA से यूज किया है, इसका यूज करके इस लिविंग ग्रुप ने अपनी प्लेस को छोड़ दिया और एक कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आ गई और आपका एक कार्बोकेटाइन बना। कार्बोकेटाइन कौन सा बना, ये आपका स्थायी कार्बोकेटाइन बना, जो कि है RNU-। कैसे, यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, इसने एक्टिवेशन एनर्जी को गेन किया और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ। जैसे ही बॉन्ड ब्रेक हुआ गाइस, तो यहाँ पे एल्किल के कार्बन पर डिफिशियंसी क्रिएट हो गई, और जब डिफिशियंसी क्रिएट हो गई तो उस पर किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। तो आपका मध्यवर्ती क्या आ गया, R+NU-। ठीक, ये आपका स्थायित्व वाला हो गया। अब आप एक चीज समझो, जब आपका कार्बोकेटाइन स्थायित्व में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी में कुछ कमी आ रही है, इसलिए आपका ग्राफ ऊपर से नीचे को चला गया, ठीक है, इसने एनर्जी को रिलीज कर दिया। अब क्या हुआ, इस इंटरमीडिएट ने प्रोडक्ट में फॉर्म करना है, तो जब प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो क्या होगा, थोड़ा सा हंक आया, ये देखो एक होप आया, और आप क्या फिर से एक नीचे को चला गया। क्यों, क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ तो उसने क्या किया, एनर्जी किसको नीड हुई ना, तो बस एक छोटा सा हम पाया और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बना, एट लास्ट RNU, जो कि आपका उत्पाद था। तो ये था हमारा ग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ये था हमारा आज का लेक्चर। देखिएगा, नहीं समझ में आए फिर से रिपीट कीजिएगा, एंड अगर आपको कोई सवाल हो तो एनी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच।